नीमपुर गांव। नाम छोटा था, पर उसकी खामोशी बहुत गहरी। ये गांव नक्शों में शायद कहीं दर्ज भी ना हो, पर समय यहां ठहर कर चलता था। गांव के बाहर एक पुराना नीम का पेड़ था, इतना पुराना कि किसी को याद नहीं कि उसे किसने लगाया था। पर इतना जरूर पता था कि जिसने भी उस पेड़ के नीचे बैठकर दिल से कुछ मांगा, वो खाली हाथ नहीं लौटा। आज उसी नीम के पेड़ के नीचे एक आदमी आकर खड़ा हुआ। नाम अघोर। करीब 40 बरस का। चेहरे पर थकान की महीन लकीरें। आंखों में ऐसा सन्नाटा जैसे बहुत कुछ देख चुका हो और बहुत कुछ खो चुका हो। 20 साल बाद वो अपने गांव लौटा था। अघोर ने मिट्टी को हाथ में उठाया। वही मिट्टी जिसमें वो नंगे पांव दौड़ा करता था। वही मिट्टी जिसमें उसकी मां की खुशबू बसती थी। नीमपुर वैसा ही था। कच्चे रास्ते, मिट्टी की दीवारें और शाम ढलते ही दरवाजों पर जलते दिए। पर कुछ बदला था। लोगों की आंखों में पहले जैसा अपनापन नहीं था। जैसे ही अघोर गांव के भीतर पहुंचा, लोग उसे देखने लगे। कोई फुसफुसाया, कौन है ये? कोई बोला, शहर का लगता है। पर किसी ने ये नहीं कहा, अरे ये तो अपना है। अघोर मुस्कुराया। उसे यही उम्मीद थी। वो सीधा उस घर के सामने रुका जिसकी दीवारें अब आधी गिर चुकी थीं। यही उसका घर था। दरवाजे पर ताला लटक रहा था, जंग लगा हुआ। जैसे ही अघोर ने ताले को छुआ, यादों की बारिश होने लगी। उसकी मां हर सुबह नीम के नीचे दिया जलाती थीं। उसके पिता कम बोलते थे, पर जब बोलते थे तो शब्द नहीं, सहारा देते थे। और फिर वो रात, जिस रात अघोर ने गांव छोड़ दिया था। उस रात नीमपुर में किसी ने अघोर का साथ नहीं दिया था। उस पर आरोप लगा था, बिना सुने बिना समझे। और उसने फैसला किया था कि मैं वापस नहीं आऊंगा। पर आज वो लौट आया था। शाम होने लगी। नीम के पत्ते हवा में सरसराए। अघोर वहीं बैठ गया, ठीक उसी जगह जहां बचपन में वो अपनी मां की गोद में सो जाया करता था। उसने आंखें बंद की और पहली बार 20 साल बाद दिल से कहा कि अगर अब भी कुछ बचा है तो मुझे रास्ता दिखा दो। उसी पल किसी के पांवों की आहट आई। अघोर ने आंखें खोली। सामने एक स्त्री खड़ी थी। चेहरा शांत, आंखें गहरी और हाथ में मिट्टी का दिया। उसने धीरे से कहा, तुम आ ही गए। जितना समय लगा उससे ज्यादा तो मैंने इंतजार किया। अघोर सन्न रह गया। तुम मुझे जानती हो? स्त्री हल्की मुस्कुराई। नीमपुर में कोई किसी को नहीं भूलता, बस वक्त देर से याद दिलाता है। नीमपुर की खामोशी अब टूटने वाली थी। अघोर का अतीत धीरे धीरे सांस लेने लगा था। कुछ चेहरे समय से धुंधले हो जाते हैं, पर कुछ आवाजें बरसों बाद भी दिल पहचान लेता है। नीम के पेड़ के नीचे अघोर उस स्त्री को देखता रह गया। सांझ का धुंधलका उसके चेहरे पर उतर आया था, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी पहचान थी, जैसे वो अघोर के बीते हुए सालों की गवाह रही हो। तुम मुझे जानती हो? अघोर ने फिर पूछा। स्त्री ने मिट्टी का दिया नीम की जड़ में रखा। दिए की लौ हिलोर लेने लगी। पहचान तो तुमने भी ली है, बस मानने में देर कर रहे हो। अघोर की भौएं सिकुड़ गईं। तभी स्त्री ने धीमे से कहा, मैं विरजा हूं। नाम सुनते ही अघोर के भीतर जैसे कोई पुरानी खिड़की खुल गई। विरजा, वही लड़की जो उसके घर के सामने रहती थी, जो हर सुबह उसकी मां के साथ नीम के नीचे दिया जलाया करती थी, जो हमेशा उससे कहती, तुम कभी नीमपुर छोड़कर मत जाना। और वो हंसकर कहता, अगर गया भी तो लौट आऊंगा। अघोर ने अविश्वास से पूछा, तुम अभी भी यहां हो? विरजा मुस्कुराई। किसी को तो रहना था जो तुम्हारे लौटने का इंतजार करे। अघोर के भीतर कुछ पिघलने लगा।
वो पूछना चाहता था क्यों, पर शब्द गले में अटक गए। विरजा ने उसकी ओर देखा और बोली, तुम्हें याद है वो रात? अघोर की आंखें भारी हो गईं। वो रात जब गांव के चौपाल में उसे खड़ा किया गया था। गांव के मुखिया का संदूक चोरी हो गया था और उंगली उठी थी अघोर पर। क्यों? क्योंकि उसी दिन वो शहर जाने की बात कर रहा था। लोगों ने जोड़ा चोरी की और भागने की सोच रहा है। बिना सबूत, बिना सुनवाई उसके पिता ने सिर झुका लिया था। मां की आंखें भीग गई थीं और अघोर ने कुछ नहीं कहा, बस गांव छोड़ दिया। विरजा बोली, तुम्हारे जाने के 3 दिन बाद संदूक मिला था। अघोर चौंका। कहां? मुखिया के अपने ही गोदाम में। चूहों ने बोरी कुतर दी थी, संदूक पीछे सरक गया था। अघोर के होंठ सूख गए। तो किसी ने मुझे बुलाया क्यों नहीं? विरजा की आवाज भारी हो गई। गांव को अपनी गलती मानने में तुमसे ज्यादा समय लग गया। मां की आखिरी शाम। विरजा ने धीमे स्वर में कहा, तुम्हारी मां हर शाम नीम के नीचे दिया जलाती रहीं। कहती थीं, मेरा बेटा एक दिन लौटेगा। अघोर की आंखों से आंसू गिर पड़े। और पिता? वे इंतजार करते करते खामोश हो गए। अघोर में पूछा, और तुम? विरजा हल्की हंसी हंसी। मैंने तुम्हारे हिस्से की यादें संभाल लीं। कोई तो था जिसे यकीन था कि तुम दोषी नहीं हो। अघोर ने पहली बार महसूस किया वो अकेला नहीं था। 20 साल से कोई उसकी वापसी की कथा जी रहा था। हवा चली, नीम के पत्ते सरसराए। विरजा बोली, इस पेड़ ने सब देखा है। तुम्हारी मां की दुआ, तुम्हारे पिता की चुप्पी और मेरा इंतजार। फिर उसने अघोर की आंखों में देखा। अब जब तुम लौट आए हो, क्या फिर जाओगे? अघोर ने नीम की जड़ को छुआ। धीरे से बोला, अब शायद मैं कहीं नहीं जाऊंगा। विरजा ने कहा, कल सुबह तुम्हें कुछ दिखाना है। क्या? विरजा ने मुस्कुराकर कहा, जो 20 साल से तुम्हारा इंतजार कर रहा है, पर नीम के नीचे नहीं। अघोर के भीतर उत्सुकता जागी। नीमपुर की रात अब शांत नहीं थी। अतीत दरवाजा खटखटा रहा था। कभी कभी जीवन हमें वहीं वापस ले आता है जहां से हम टूटकर भागे थे, ताकि हम वहीं जुड़ सकें। सुबह की पहली रोशनी नीमपुर पर उतर रही थी। ओस की बूंदें घास पर चमक रही थीं। पक्षियों की हल्की आवाजें रात की खामोशी को धीरे धीरे विदा कर रही थीं। अघोर ने रात ठीक से सोई नहीं थी। बीते वर्षों की परतें उसके भीतर खुलती ही जा रही थीं। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। विरजा थी। चलो, समय हो गया है। विरजा अघोर को गांव के उस हिस्से की ओर ले जा रही थी जहां वो कभी जाया ही नहीं करता था। रास्ते में लोग उन्हें देख रहे थे। अब निगाहों में पहचान थी, पर साथ ही झिझक भी, जैसे कोई गलती याद आ गई हो। अघोर ने कुछ नहीं कहा। वो बस विरजा के पीछे पीछे चलता रहा। गांव के सुदूर छोर पर एक छोटा सा पुराना मंदिर था। दीवारों पर दरारें, छत से झड़ती मिट्टी और भीतर धूल की परत। अघोर ने पूछा, यहां क्यों? विरजा ने धीमे से कहा, क्योंकि ये मंदिर तुम्हारा है। अघोर चौंक गया। मेरा? विरजा बोली, तुम्हारी मां चाहती थी कि गांव के इस छोर पर एक दीप स्थल बने, जहां राह चलते लोग 2 पल बैठ सकें, मन शांत कर सकें। पर तुम्हारे जाने के बाद किसी ने वो बात आगे नहीं बढ़ाई। अघोर चुप खड़ा रहा। तुम्हारी मां कहती थी, अघोर लौटेगा तो वही इसे पूरा करेगा। दीवार पर उकेरा नाम। विरजा ने मंदिर की अंदरूनी दीवार पर जमी धूल हटाई। वहां उंगलियों से लिखा हुआ एक नाम उभरा, अघोर। अघोर के हाथ कांप गए। ये किसने लिखा? विरजा की आंखें भीग गईं। तुम्हारी मां ने, जाने से ठीक पहले। अघोर वहीं बैठ गया। 20 साल का बोझ जैसे एक साथ उतरने लगा। उसे पहली बार समझ आया, वो गांव से नहीं, अपने ही हिस्से की अधूरी कहानी से भागा था। अघोर ने पूछा, तुमने ये सब अकेले संभाला? विरजा ने हल्की हंसी हंसी। कुछ चीजें संभाली नहीं जाती, बस सहेजी जाती हैं। मैं रोज यहां आती थी, धूल साफ करती थी,
सोचती थी जब तुम लौटोगे तो ये जगह तुम्हें पहचान ले। अघोर ने मंदिर की टूटी दीवार को छुआ, धीरे से बोला, मैं इसे फिर से बनवाऊंगा। विरजा ने उसकी ओर देखा, सिर्फ दीवारें? अघोर समझ गया, नहीं, शायद खुद को। उसी समय मंदिर के बाहर कुछ आहट हुई। अघोर और विरजा ने बाहर देखा। गांव के 3-4 बुजुर्ग चुपचाप खड़े उन्हें देख रहे थे। उनकी आंखों में झिझक थी, पर साथ ही एक चाह भी, जैसे वे कुछ कहना चाहते हों पर शब्द नहीं ढूंढ पा रहे हों। उनमें से एक आगे बढ़ा, अघोर, हमें तुमसे कुछ कहना है। अघोर का दिल जोर से धड़कने लगा। 20 साल बाद गांव पहली बार उससे बात करने आ रहा था। माफी शब्दों से नहीं मिलती, वो आंखों की नमी में मिलती है, जहां अहंकार पिघल चुका होता है। मंदिर के बाहर 4 बुजुर्ग खड़े थे, चेहरे झुके हुए, आंखों में संकोच और कदम जैसे आगे बढ़ने से डर रहे हो। अघोर और विरजा बाहर आ गए। कुछ पल सिर्फ हवा की आवाज थी। फिर उनमें से सबसे बुजुर्ग ने कहा, कांपती आवाज में, अघोर, हम देर से आए हैं। अघोर ने कुछ नहीं कहा, वो बस उन्हें देखता रहा। दूसरे बुजुर्ग ने आगे बढ़कर कहा, उस रात हमने तुम्हें सुने बिना दोषी मान लिया। हमें लगा गांव की इज्जत बचा रहे हैं, पर सच में हम इंसानियत हार गए। तीसरे ने धीमे से कहा, संदूक मिलने के बाद भी हम तुम्हें बुलाने की हिम्मत नहीं कर पाए। पहले बुजुर्ग की आंखों से आंसू निकल पड़े। तुम्हारी मां हर शाम यहां आती थी, हम उनसे नजर नहीं मिला पाते थे। वो कहती थीं, मेरा बेटा निर्दोष है, और हम चुप रहते थे। अघोर के भीतर अजीब सा सन्नाटा था। जिस गुस्से को वो 20 साल से ढो रहा था, वो आज सामने खड़ा था, पछतावे के रूप में। वो सोच रहा था, क्या इतना काफी है? क्या शब्द बीते हुए समय को लौटा सकते हैं? तभी विरजा ने धीमे से कहा, कभी कभी माफ करना खुद को आजाद करना होता है। अघोर ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में कोई दबाव नहीं था, सिर्फ एक शांति थी। अघोर ने बुजुर्गों की ओर देखा और कहा, आप लोगों ने मुझे नहीं, खुद को सजा दी है इन 20 सालों में। सब चुप रहे। अघोर ने आगे कहा, मैं वापस इसलिए नहीं आया कि हिसाब करूं। मैं वापस आया हूं ताकि जो टूटा था उसे जोड़ सकूं। बुजुर्गों के चेहरे पर जैसे वर्षों बाद हल्कापन आया। एक ने कांपते हाथों से अघोर के कंधे को छुआ। क्या तुम हमें माफ कर सकते हो? अघोर ने बिना शब्दों के हल्का सा सिर झुका दिया। वही उनकी माफी थी। विरजा ने मंदिर की ओर इशारा किया, हम सब मिलकर इसे फिर से बनाएंगे। बुजुर्गों की आंखें चमक उठीं। हाँ हाँ, ये तो तुम्हारी मां का सपना था। कुछ ही देर में ये बात पूरे गांव में फैल गई। अघोर लौट आया है, मंदिर फिर से बनेगा। लोग धीरे धीरे उस ओर आने लगे। कोई पानी लाया, कोई झाड़ू, कोई पुराने औजार। 20 साल बाद गांव किसी एक काम के लिए एक साथ खड़ा था। भीड़ के बीच अघोर की नजर एक आदमी पर पड़ी। वो दूर खड़ा था, सभी से अलग, चेहरा आधा ढका हुआ, आंखें तेज। वो अघोर को लगातार देख रहा था। अघोर ने विरजा से पूछा, वो कौन है? विरजा ने मुड़कर देखा और उसका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। धीरे से बोली, वो यहां क्यों आया है? अघोर ने पूछा, तुम जानती हो उसे? विरजा ने सिर्फ इतना कहा, हां, और शायद तुम्हें भी जानना चाहिए। कुछ चेहरे समय के साथ धुंधले हो जाते हैं और कुछ चेहरे समय बीतने के बाद भी आत्मा पर छपे रहते हैं। मंदिर के आंगन में हलचल थी। लोग सफाई में लगे थे। कोई ईंटें जमा कर रहा था, कोई टूटी घंटी उतार रहा था। पर अघोर की नजर भीड़ के उस एक चेहरे पर अटक गई थी। वो आदमी अब भी दूर खड़ा था, चुप, स्थिर, जैसे वो यहां काम करने नहीं, देखने आया हो। अघोर ने धीरे से पूछा, तुम जानती हो उसे? विरजा ने गहरी सांस ली। हां, और शायद तुम्हें यह सुनना आसान नहीं होगा। अघोर का दिल हल्का सा धड़क उठा। विरजा ने धीमे स्वर में कहा, जिस रात तुम पर चोरी का इल्जाम लगा, उस रात मैंने किसी को तुम्हारे घर के पीछे जाते देखा था। अघोर की आंखें फैल गईं। मैंने सोचा शायद कोई भ्रम हो, पर आज वही चाल, वही आंखें मैं भूल नहीं सकती।
अघोर की नज़र फिर उस आदमी पर गई। विरजा बोली, मुझे पूरा यकीन है वही संदूक ले गया था। अघोर के भीतर जैसे बिजली दौड़ गई। पर तुमने बताया क्यों नहीं? विरजा की आंखें झुक गईं। मैं डर गई थी, और गांव में तब तुम्हारे खिलाफ इतना शोर था कि मेरी आवाज बहुत छोटी पड़ जाती। अघोर धीरे धीरे उस आदमी की ओर बढ़ा। भीड़ का शोर पीछे छूटता गया। अब सिर्फ दो लोग थे, अतीत और वर्तमान। अघोर उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। पहचाना मुझे? आदमी ने नजरें फेर लीं। अघोर ने शांत स्वर में कहा, 20 साल पहले तुम मेरे घर के पीछे क्या कर रहे थे? उस आदमी के होठ सूख गए। कुछ पल की चुप्पी। फिर उसने कहा, तुम्हारे पास कोई सबूत है? इतने में विरजा भी आ गई। उसने साफ कहा, मैंने तुम्हें देखा था उस रात। आदमी की आंखों में घबराहट आ गई। भीड़ भी अब धीरे धीरे पास आने लगी थी। आदमी ने अचानक बैठते हुए सिर पकड़ लिया। मैंने सोचा था कोई नहीं देखेगा, गांव का संदूक बेचकर शहर भाग जाऊंगा, पर रास्ते में डर गया। उसे तालाब के पास गाड़ दिया। भीड़ में सन्नाटा छा गया। अघोर बस उसे देखता रहा। सब लोग गुस्से में थे। कोई पकड़ने बढ़ा, पर अघोर ने हाथ उठाकर सबको रोक दिया। 20 साल पहले गांव ने मुझे सुने बिना दोषी ठहराया था। आज मैं वही गलती नहीं करूंगा। उसने आदमी से कहा, सच बोलने में देर हुई, पर तुमने आज सच कहा। अब फैसला पंचायत करेगी, मैं नहीं। विरजा ने पहली बार हल्की मुस्कान दी। अघोर के भीतर का बोझ आज सचमुच हल्का हो गया था। उसे समझ आया, उसे गांव से नहीं अपने अतीत से मुक्त होना था, और वो आज हो गया। सूरज ढल रहा था। मंदिर की टूटी दीवार पर सुनहरी रोशनी पड़ रही थी। अघोर ने उस रोशनी को देखा, जैसे जीवन कह रहा हो, अब सब ठीक हो जाएगा। अगर ये कहानी आपके दिल को छू रही है, आपको सुकून दे रही है, तो एक छोटा सा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी और भी सुकून भरी कहानियां आप तक पहुंचती रहें। कभी कभी न्याय का अर्थ दंड नहीं होता। न्याय का अर्थ होता है टूटे हुए विश्वास को फिर से जोड़ना। अगली सुबह पंचायत बैठी, बरगद के नीचे। वही लोग, वही गांव, पर माहौल पहले जैसा नहीं था। आज हवा में कठोरता नहीं, गंभीरता थी। वो आदमी सिर झुकाए खड़ा था। अघोर और विरजा थोड़ी दूरी पर। मुखिया ने धीमे स्वर में कहा, 20 साल पहले हमने बिना सोचे एक निर्दोष को दोषी ठहराया। आज हम वही गलती दोहराएंगे नहीं। भीड़ शांत थी। तुमने चोरी की, गांव का विश्वास तोड़ा, पर आज सच स्वीकार किया है। अघोर आगे आया। अगर इसे सजा देकर हम फिर से नफरत बोएंगे, तो ये मंदिर कभी शांति का स्थान नहीं बन पाएगा। सब उसकी ओर देखने लगे। इसे मौका दीजिए गलती सुधारने का। पंचायत ने फैसला सुनाया। तुम गांव छोड़कर नहीं जाओगे, तुम यहीं रहोगे और मंदिर के पुनर्निर्माण में सबसे आगे काम करोगे, जब तक ये मंदिर फिर से खड़ा नहीं हो जाता। आदमी की आंखों से आंसू बहने लगे। ये सजा नहीं थी, ये प्रायश्चित था। दिन बीतने लगे। ईंट पर ईंट चढ़ती गई। दीवारें फिर से उठने लगीं। वो आदमी सबसे पहले आता, सबसे बाद में जाता, चुपचाप काम करता। लोगों का गुस्सा धीरे धीरे सम्मान में बदलने लगा। विरजा ने एक दिन अघोर से कहा, देखा, माफ करना कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। अघोर मुस्कुराया। शायद मां इसी दिन का इंतजार कर रही थी। कई हफ्तों बाद मंदिर की नई घंटी टांगी गई। पूरा गांव इकट्ठा हुआ। अघोर ने विरजा से कहा, तुम बजाओ। विरजा ने घंटी बजाई। उसकी ध्वनि दूर तक गई, जैसे 20 साल की चुप्पी टूट गई हो। शाम को अघोर ने बरगद के नीचे बैठकर कहा, मैं यहीं रहूंगा। विरजा ने उसकी ओर देखा। सच? हां, अब जाने को कुछ बचा नहीं और रहने को बहुत कुछ है। उस रात अघोर ने आसमान की ओर देखा। तारे पहले जैसे ही थे, पर आज उसका मन अलग था। उसे लगा वो लौट नहीं रहा, वो फिर से जन्म ले रहा है। घर दीवारों से नहीं बनता। घर तब बनता है जब मन किसी जगह ठहरना सीख ले। मंदिर अब लगभग तैयार था।
नई दीवारें, साफ आंगन और घंटी की मधुर ध्वनि हर सुबह गांव को जगा देती। अघोर अब सिर्फ लौटने वाला व्यक्ति नहीं था, वो इस गांव का हिस्सा फिर से बन चुका था। अघोर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था, हाथ में झाड़ू, सामने धूप की हल्की किरणें। विरजा पानी से आंगन धो रही थी। दोनों के बीच शब्द कम थे, पर समझ बहुत थी। विरजा ने मुस्कुराकर पूछा, अब तो जाने का मन नहीं करता? अघोर ने हल्की हंसी के साथ कहा, मन ने यहीं घर बना लिया है। उसी समय एक बच्चा दौड़ते हुए आया। अघोर काका, आज स्कूल में गुरुजी ने कहा आप हमें शाम को कहानी सुनाएंगे। अघोर चौंका, मैं? बच्चा हंसा, हाँ, सबको आपकी कहानी सुननी है। अघोर ने विरजा की ओर देखा। विरजा ने आंखों से ही कहा, कहेंगी जी हाँ। शाम को मंदिर के आंगन में बच्चे बैठ गए। अघोर ने उन्हें देखा और पहली बार अपने जीवन की बात शब्दों में कहनी शुरू की। वो दुख नहीं सुना रहा था, वो सीख सुना रहा था। कभी किसी को सुने बिना दोषी मत मानना। बच्चे ध्यान से सुन रहे थे। विरजा दूर खड़ी ये सब देख रही थी। उसके चेहरे पर सुकून था। उसे लगा अघोर अब सच में अपने स्थान पर आ गया है। रात को लौटते हुए विरजा ने धीमे से कहा, अघोर, एक बात कहूं? कहो। क्यों ना मंदिर के पास ही एक छोटी सी पाठशाला शुरू करें, जहां बच्चों को पढ़ाया भी जाए और जीवन की बातें भी सिखाई जाए। अघोर कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, ये मां का अधूरा सपना था। दोनों ने तय किया, मंदिर के बगल की खाली जमीन पर एक छोटी सी कुटिया बनाई जाएगी, जहां शिक्षा होगी और शांति भी। उस रात अघोर ने आसमान देखा। उसे लगा जीवन ने उससे जो छीना था, वो अब उसे कुछ नया देकर लौटा रहा है। कुछ जगहें किताबों से नहीं, वहां बैठने वाले दिलों से पवित्र होती हैं। मंदिर के बगल की खाली जमीन पर आज हलचल थी। 4 बांस गड़े हुए थे। ऊपर सूखी घास की छत डाली जा रही थी। गांव के लोग अपने अपने घरों से कुछ न कुछ लेकर आ रहे थे। किसी ने पुरानी चटाई दी, किसी ने तख्ती, किसी ने टूटी पर काम की मेज। विरजा बच्चों के बैठने की जगह सजा रही थी। उसने मिट्टी पर पानी छिड़का, फिर हाथ से समतल किया। यहीं बैठेंगे हमारे छोटे छोटे विद्यार्थी। उसकी आवाज में मां जैसी कोमलता थी। अघोर बांस बांध रहा था, हर गांठ में जैसे वो अपने जीवन की उलझनें सुलझा रहा हो। एक बुजुर्ग पास आकर बोले, तुम्हारी मां कहती थी, गांव में पढ़ाई होगी तो मन के अंधेरे अपने आप हट जाएंगे। अघोर की आंखें नम हो गईं। अगली सुबह 5 बच्चे आए, फिर 7, फिर 10। कोई स्लेट लेकर, कोई सिर्फ उत्सुकता लेकर। अघोर ने उन्हें अक्षर सिखाए। विरजा ने उन्हें बैठना, सुनना और मुस्कुराना सिखाया। दोपहर को अघोर ने पूछा, आज कौन कहानी सुनेगा? सभी हाथ उठ गए। अघोर ने कहा, आज की कहानी है किसी को बिना सुने दोषी न मानने की। विरजा ने बच्चों के चेहरों पर चमक देखी। ये सिर्फ पाठशाला नहीं थी, ये जीवनशाला थी। धीरे धीरे लोगों की आदतें बदलने लगीं। जहां पहले चौपाल पर बहस होती थी, अब लोग कहते, चलो पाठशाला के बच्चों को देखते हैं। गांव में शांति उतरने लगी थी। शाम को विरजा ने पूछा, थकते नहीं हो? अघोर ने मुस्कुराकर कहा, पहले मन थकता था, अब शरीर थकता है और मन शांत रहता है। अब लोग अघोर को नाम से नहीं, सम्मान से पुकारते, अघोर गुरुजी। वो हर बार सुनकर हल्का सा झेप जाता, पर भीतर उसे लगता वो अपनी मां के सपने में जी रहा है। कभी कभी जीवन हमें हमारा ही बचपन किसी और चेहरे में दिखा देता है। सुबह की पाठशाला चल रही थी। बच्चे स्लेट पर अक्षर लिख रहे थे। विरजा उन्हें उच्चारण सिखा रही थी। अघोर की नजर अचानक एक नए बच्चे पर ठहर गई। दुबला पतला, चुप, आंखों में अजीब सा डर और हाथ में टूटी हुई स्लेट। अघोर उसके पास बैठ गया। नाम क्या है तुम्हारा? बच्चे ने धीरे से कहा, माधव। पहले कभी नहीं देखा तुम्हें। हम लोग तालाब के उस पार रहते हैं। अघोर का दिल हल्का सा धड़क उठा। तालाब, वही जगह
जहां संदूक गाड़ा गया था। माधव पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पा रहा था। वो बार बार पीछे मुड़कर देखता, जैसे किसी से डर रहा हो। अघोर ने पूछा, डर लग रहा है? माधव की आंखें भर आईं। लोग कहते हैं मेरे बाबा चोर हैं। अघोर जैसे पत्थर सा हो गया। तुम्हारे बाबा का नाम? माधव ने वही नाम लिया उस आदमी का जिसने चोरी स्वीकार की थी। अघोर कुछ पल चुप रहा। उसके सामने 20 साल पुराना अघोर खड़ा था, जिसे लोग चोर कहते थे। विरजा पास आई। उसने सब समझ लिया। धीरे से माधव के सर पर हाथ रखकर बोली, यहां कोई किसी को नाम से नहीं पुकारेगा। यहां सब विद्यार्थी हैं बस। माधव ने पहली बार हल्की मुस्कान दी। शाम को अघोर उस आदमी के घर गया। वो आदमी दरवाजे पर बैठा था, चेहरा झुका हुआ। अघोर ने कहा, माधव कल से पाठशाला आएगा और उसकी पढ़ाई की चिंता तुम नहीं करोगे, मैं करूंगा। उस आदमी की आंखें भर आईं। मैं इस लायक नहीं। अघोर ने शांत स्वर में कहा, बच्चे अपने पिता की गलती नहीं ढोते, जैसे मैंने नहीं ढोई थी, पर ढोनी पड़ी। अगले दिन माधव सबसे पहले पाठशाला पहुंचा। इस बार उसके कदमों में डर कम था। अघोर ने उसे सामने बैठाया, उसे अक्षर सिखाते हुए, जैसे वो अपने ही पीते हुए दर्द को धीरे धीरे भर रहा था। विरजा दूर से ये दृश्य देख रही थी। उसे लगा, ये पाठशाला अब सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, अघोर के हृदय के लिए भी है। क्षमा करना आसान है, पर किसी को समाज में स्थान दिलाना वही असली करुणा है। पाठशाला में आज हलचल कुछ अलग थी। माधव सबसे आगे बैठा था। स्लेट पर बड़े ध्यान से अक्षर बना रहा था, पर बाहर 2-3 गांव वाले खड़े होकर ये दृश्य देख रहे थे। उनके चेहरों पर असहजता साफ थी। वही चोर का बेटा है। उसे बच्चों के बीच बैठाना ठीक है क्या? बच्चों पर असर पड़ेगा। ये शब्द धीरे धीरे हवा में तैरने लगे, माधव के कानों तक भी पहुंचे। उसकी उंगलियां कांपने लगीं। अघोर ने सब देख लिया। वो बाहर आया, गांव वालों के सामने खड़ा हो गया। कुछ कहना है आपको? वे थोड़े झींक गए, पर एक ने हिम्मत की। गुरुजी, बच्चा तो ठीक है, पर उसका घर। अघोर ने शांत स्वर में कहा, 20 साल पहले लोग मेरे घर की ओर इशारा करके यही कहते थे, उसका घर। सन्नाटा छा गया। अगर उस दिन किसी ने मुझे मौका दिया होता तो शायद मेरी मां इतना रोती नहीं। अघोर ने आगे कहा, बच्चे अपने पिता की गलती नहीं होते, वे अपनी संभावनाएं होते हैं। विरजा भी पास आ गई। उसने धीरे से कहा, अगर हम माधव को दूर करेंगे तो हम उसे वही बना देंगे जिससे हम डर रहे हैं। कुछ पल सब चुप रहे। फिर वही बुजुर्ग आगे आए जो पहले माफी मांगने आए थे। उन्होंने कहा, गुरुजी सही कह रहे हैं। अब इस गांव में किसी बच्चे को उसके घर से नहीं आका जाएगा। धीरे धीरे बाकी लोग भी सहमत हो गए। माधव ये सब सुन रहा था। उसकी आंखों में पहली बार डर की जगह भरोसा था। वो उठकर अघोर के पास आया और बोला, गुरुजी, आज मैं सच में पढ़ पाऊंगा। अघोर की आंखें भर आईं। शाम को विरजा ने कहा, आज तुमने सिर्फ माधव को नहीं, इस पूरे गांव को पढ़ाया है। अघोर मुस्कुराया। शायद यही पाठशाला का असली पाठ है। कुछ फूल शोर से नहीं, शांति में खिलते हैं और उनकी खुशबू दूर तक जाती है। आज पाठशाला में लिखने का अभ्यास चल रहा था। अघोर बच्चों की स्लेट देख देख कर सुधार कर रहा था। जब वो माधव के पास पहुंचा तो उसकी उंगलियां ठिठक गईं। स्लेट पर अक्षर नहीं, पूरा वाक्य लिखा था, साफ, सुंदर, संतुलित। ये किसने सिखाया तुम्हें? माधव ने मासूमियत से कहा, कोई नहीं, बस देख देख कर लिख लिया। अघोर ने विरजा को बुलाया। विरजा ने स्लेट देखी और मुस्कुरा उठी। ये बच्चा सिर्फ सीख नहीं रहा, समझ रहा है। अगले कुछ दिनों में माधव हर चीज जल्दी सीखने लगा। गिनती, अक्षर, वाक्य, यहां तक कि छोटी कहानियां भी। वो दूसरों की मदद भी करने लगा। बाकी बच्चे उसे अब माधव भैया कहने लगे। एक दिन दोपहर में पास के कस्बे से एक शिक्षक मंदिर देखने आए।
उन्होंने पाठशाला भी देखी, बच्चों से बात की। जब माधव से पूछा, बड़े होकर क्या बनोगे? माधव ने कहा, गुरुजी जैसा। अघोर चुप रह गया। शिक्षक ने अघोर से अलग ले जाकर कहा, ये बच्चा बहुत तेज है, इसे आगे पढ़ना चाहिए। कस्बे के स्कूल में इसका दाखिला हो सकता है। अघोर ने पूछा, पर खर्चा? शिक्षक बोले, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सहायता मिल जाती है। अघोर के भीतर खुशी भी थी और हल्का सा डर भी। क्या माधव गांव से दूर चला जाएगा? विरजा ने उसकी चिंता समझ ली। पक्षी को उड़ना सिखाओगे तो वो आसमान में ही जाएगा। जब माधव को बताया गया, वो चुप हो गया। मैं यहां नहीं पढ़ूंगा। अघोर ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम यहां से उड़ोगे ताकि एक दिन लौटकर औरों को उड़ना सिखा सको। माधव की आंखों में चमक आ गई। अब गांव में चर्चा थी, अघोर गुरुजी की पाठशाला से बच्चा कस्बे के स्कूल जाएगा। लोग गर्व महसूस करने लगे। ये छोटी सी कुटिया अब उम्मीद का घर बन चुकी थी। कुछ विदाइयां दूरी नहीं बनाती, वे रिश्तों को और गहरा कर जाती हैं। आज पाठशाला का माहौल अलग था। बच्चे चुप थे। विरजा ने भी आज कम बोला। माधव साफ कपड़े पहनकर आया था, हाथ में छोटी सी पोटली। आज उसे कस्बे के स्कूल के लिए निकलना था। अघोर ने उसके लिए एक कपड़े की थैली तैयार की। उसमें एक स्लेट, एक खड़िया और एक छोटी सी कॉपी। माधव ने पूछा, गुरुजी ये क्यों? अघोर मुस्कुराया, ताकि तुम्हें याद रहे शुरुआत कहां से हुई थी। विरजा ने उसके माथे पर हाथ रखा। डरना मत, जहां भी जाओ सच और विनम्रता साथ रखना। माधव की आंखें भर आईं। मैं रोज आपको याद करूंगा। गांव के 2 लोग उसे कस्बे तक छोड़ने जा रहे थे। माधव ने पीछे मुड़कर पाठशाला को देखा। वही कुटिया, वही चटाइयां और दरवाजे पर खड़े अघोर और विरजा। अघोर ने महसूस किया जैसे उसका अपना बचपन आज पढ़ने के लिए गांव से बाहर जा रहा हो। उसकी आंखें नम थीं, पर चेहरे पर गर्व था। जाओ माधव, खूब सीखो और एक दिन लौट आना। माधव के जाने के बाद पाठशाला खाली खाली सी लगी। बच्चे भी धीमे स्वर में बात कर रहे थे। विरजा ने कहा, आज ये जगह बड़ी लग रही है। माधव ने उत्तर दिया, क्योंकि एक सपना उड़ गया है। शाम को अघोर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था। उसने आसमान की ओर देखा। उसे लगा, माधव सिर्फ पढ़ने नहीं गया, वो इस गांव की उम्मीद लेके गया है। कभी कभी कागज पे लिखे शब्द किसी की उपस्थिति से भी ज्यादा पास महसूस होते हैं। माधव के जाने के बाद पाठशाला में एक खालीपन सा था। बच्चे आते, पढ़ते, चले जाते, पर वो चंचल आवाज, वो उत्सुक आंखें अब नहीं थीं। अघोर अक्सर अनजाने में उस जगह देख लेता जहां माधव बैठता था। दोपहर की धूप धीमी थी। अघोर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था, तभी डाकिया आया। अघोर गुरुजी? अघोर चौंका। हां, आपके नाम चिट्ठी आई है। अघोर ने लिफाफा लिया। लिखावट पहचान में नहीं आई, पर भीतर कुछ धड़क उठा। उसने धीरे से पत्र खोला। पहली पंक्ति पढ़ते ही उसकी आंखें भर आईं। प्रणाम गुरुजी, मैं माधव। पत्र में लिखा था, यहां स्कूल बहुत बड़ा है, बहुत बच्चे हैं, पर जब गुरुजी पढ़ाते हैं तो मुझे आपकी आवाज याद आती है। मैं रोज आपकी दी हुई स्लेट देखता हूं और सोचता हूं मैं कहां से चला था। गुरुजी, मैं खूब पढ़ूंगा और एक दिन लौटकर आपकी पाठशाला में पढ़ाऊंगा। अघोर ने पत्र विरजा को दिया। विरजा पढ़ते पढ़ते मुस्कुरा उठी। देखा, पक्षी ने उड़ना शुरू कर दिया है, पर घोंसला नहीं भूला। अगले दिन अघोर ने बच्चों को वो पत्र सुनाया। बच्चों की आंखों में चमक आ गई। एक बच्चा बोला, गुरुजी, हम भी बड़े होकर ऐसे ही पत्र लिखेंगे। अघोर हंस पड़ा। पाठशाला में फिर से जीवन लौट आया। शाम को अघोर ने सोचा, शिक्षा सिर्फ अक्षर सिखाना नहीं, किसी के भीतर ऐसा दीप जलाना है जो दूरी से भी रोशनी देता रहे। सच्चा परिवर्तन शोर नहीं करता, वो चुपचाप जड़ें फैलाता है।
माधव के पत्र के बाद पाठशाला का माहौल बदल गया था। बच्चे अब और उत्साह से पढ़ने लगे थे। हर किसी की आंखों में एक नया सपना था। विरजा ने मुस्कुराकर कहा, अब ये सिर्फ पाठशाला नहीं रही, ये सपनों की जगह बन गई है। आज 2 नए बच्चे आए। उनके माता-पिता खुद लेकर आए थे। गुरुजी, हमारे बच्चे को भी वैसा बनाना जैसा माधव बना। अघोर ने विनम्रता से कहा, मैं कुछ नहीं बनाता, मैं सिर्फ रास्ता दिखाता हूं। विरजा ने कहा, क्यों न हम हफ्ते में एक दिन बड़ों के लिए भी बैठकी रखें, जहां वे भी सीखें सुनना, समझना और बदलना। अघोर ने सहमति में सिर हिलाया। शायद यही असली शिक्षा है। उसी शाम एक वृद्धा पाठशाला के पास आईं। चेहरा झुर्रियों से भरा, आंखों में खोज। अघोर ने उन्हें पहचानने की कोशिश की, फिर अचानक ठिठक गया। वो उसकी मां की पुरानी सहेली थीं, गोमती काकी। गोमती काकी ने अघोर का चेहरा छुआ। तू बिल्कुल अपनी मां जैसा दिखने लगा है। अघोर की आंखें भर आईं। तेरी मां कहती थी कि मेरा अघोर एक दिन गांव को रोशनी देगा। विरजा चुपचाप सुन रही थी। गोमती काकी ने अपनी पोटली खोली। उसमें एक पुरानी छोटी सी घंटी थी। ये तेरी मां ने मुझे दी थी। कहा था जब अघोर लौटे तो ये उसे दे देना। अघोर ने कांपते हाथों से घंटी ली। अघोर ने वो घंटी पाठशाला के दरवाजे पर बांध दी। जब उसने उसे बजाया तो आवाज बहुत हल्की थी, पर अघोर के मन में वो गूंज बहुत गहरी थी, जैसे मां कह रही हो, मैं यहीं हूं। विरजा ने धीरे से कहा, अब ये जगह सच में पूरी हो गई है। अघोर ने आसमान की ओर देखा। आज उसे लगा उसका अधूरापन सच में भर गया है। कभी कभी दुनिया बदलने के लिए बड़ी जगह नहीं, बड़ा हृदय चाहिए होता है। सुबह की घंटी अब रोज बजती थी, वही छोटी सी घंटी जो अघोर की मां की निशानी थी। पर अब उसकी आवाज सिर्फ बच्चों को नहीं बुलाती थी, वो लोगों के भीतर कुछ जगाती थी। आज पाठशाला के बाहर कुछ अपरिचित लोग खड़े थे। कपड़ों से साफ था वे पास के कस्बे से आए थे। उन्होंने कहा, हमने सुना है यहां पढ़ाई से पहले मन को संभालना सिखाया जाता है। अघोर मुस्कुराया, यहां बस इंसान बनना सिखाया जाता है। विरजा की शुरू की गई बड़ों की बैठकी अब असर दिखाने लगी थी। 2 पड़ोसी जो सालों से बात नहीं करते थे, आज साथ बैठे थे। एक पिता ने पहली बार अपने बेटे से कहा, मुझे तुम पर गर्व है। बेटे की आंखें भर आईं। डाकिया फिर आया। माधव का पत्र था। गुरुजी, यहां लोग मुझे समझदार कहते हैं, पर सच कहूं तो मैं सिर्फ आपकी बातें दोहराता हूं। अघोर चुप रहा। विरजा बोली, बीज अब पेड़ बनने लगा है। अब लोग दूर दूर से आने लगे, कोई सीखने, कोई बस बैठने, कोई चुप रहने। पाठशाला अब जगह नहीं रही थी, वो अनुभव बन चुकी थी। उसी शाम मुखिया के घर आए। उन्होंने कहा, अघोर, हम चाहते हैं इस जगह को बड़ा बनाया जाए। सरकार से मदद मिलेगी, भवन बनेगा, नाम होगा। अघोर शांत रहा, फिर बोला, अगर दीवारें ऊंची हो गईं तो क्या दिल भी उतने ही खुले रहेंगे? सब चुप हो गए। अघोर ने कहा, यह जगह बड़ी नहीं होगी, पर इसका तरीका दूर तक जाएगा। मुखिया समझ गए, तो हम भी यही तरीका अपने घरों में शुरू करेंगे। विरजा बोली, अब ये पाठशाला यहां नहीं रहेगी, ये हर घर में जाएगी। अघोर ने पहली बार हल्का सा हंसते हुए कहा, शायद अब ये सच में पूरी हुई है। अगर इस कहानी ने आपके मन में थोड़ी सी भी शांति, अपनापन और सुकून भरा हो, तो इस सफ़र में हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसी ही सुकून भरी कहानियां आप तक पहुंचती रहें। कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वे बस हमारे भीतर घर बना लेती हैं। आज पाठशाला में अजीब सी शांति थी, न कोई शोर, न कोई भाग दौड़। बच्चे भी जैसे धीमे बोल रहे थे, हवा भी धीरे चल रही थी। विरजा ने पूछा,
आज सब इतना शांत क्यों है? अघोर ने मुस्कुराकर कहा, शायद अब शांति बाहर नहीं, अंदर उतरने लगी है। एक अनदेखा बदलाव। अब लोग पाठशाला कम आने लगे थे, क्योंकि जो सीखना था वो वे अपने घर ले जा चुके थे। किसी के घर में शाम को बैठकी होने लगी, कहीं पिता बेटे से बातें करने लगा, कहीं पड़ोसी साथ चाय पीने लगे। पाठशाला की दीवारें वहीं थीं, पर उसकी जरूरत कम होने लगी थी। विरजा का प्रश्न। विरजा ने हल्की चिंता से पूछा, अगर लोग आना बंद कर दे तो? अघोर ने धीरे से घंटी बजाई। टुन। जब दवा असर कर जाती है तो उसे रोज लेने की जरूरत नहीं रहती। माधव का आगमन। उसी दोपहर माधव अचानक सामने खड़ा था। अब वो बड़ा लग रहा था, पर आंखों में वही अपनापन। वो झुककर अघोर के पैर छूता है। गुरुजी, मैं लौट आया हूं, जो सीखा था उसे आगे बांटने। अघोर की आंखें भीग गईं। एक नई शुरुआत। माधव ने कहा, मैं पास के गांव में वैसी ही एक जगह शुरू करना चाहता हूं, जहां लोग मन को संभालना सीखें। अघोर ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अब समझ आया, बीज सच में वृक्ष बन गया है। शाम ढली। आकाश में हल्की लालिमा थी। अघोर, विरजा और माधव तीनों चुपचाप बैठे थे। घंटी हवा से हल्की हल्की बज रही थी। विरजा बोली, अब लगता है ये जगह अपना काम कर चुकी। अघोर ने आंखें बंद की। हां, अब सुकून यहां से उठकर लोगों के भीतर बस गया है। अगली सुबह पाठशाला का दरवाजा खुला था, पर अंदर कोई नहीं था। सिर्फ दीवार पर लिखा था, जहां भी दो लोग शांति से बैठकर एक दूसरे को सुनते हैं, वहीं ये पाठशाला जीवित है। घंटी अब भी लटक रही थी। हवा चलती और वो बज उठती। टुन, जैसे कहानी कह रही हो, मैं यहीं हूं। ये कहानी हमें याद दिलाती है, सच्ची शिक्षा किताबों में नहीं, व्यवहार में होती है। सुकून किसी जगह में नहीं, मन में बसता है। और जो व्यक्ति दूसरों के भीतर शांति जगा दे, वही सच्चा शिक्षक है।